तो एपिसोड की शुरुआत होती है जून और रियो के प्यारे से रिलेशनशिप के साथ। जब पास्ट में दोनों साथ में बहुत खुश थे, रियो उससे वेकेशन पर चलने को बोलती है, लेकिन वो हर जगह के लिए मना करता है। तो वो गुस्सा हो जाती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों इतने बिजी रहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो वो उसे सरप्राइज देता है कोरिया की टिकट दिखाकर। उसने दोनों के लिए टिकट ली थी। कहता है कि तुम काफी टाइम से कोरिया नहीं गई हो ना, तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही होगी। फिर उसे एनवेलप में कुछ और देखने को बोलता है कि मैंने उसमें कुछ रखा है। वो देखती है तो उसमें रिंग निकलती है। वो उसे प्रपोज कर देता है। पहले तो वो हंसने लग जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता। फिर वो जल्दी से हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। फिर कुछ ही दिन बाद रियो को अपने कैंसर के बारे में पता चलता है। इससे वो एकदम टूट जाती है कि अब ये भी तो उसकी लाइफ में खुशियां आई थी और उनसे थोड़ी देर रुका भी नहीं गया। उसे नींद भी नहीं आती थी, ना खाना खाया जाता था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रियो स्योंगो को छोड़कर जून के साथ चली गई थी। इस बात का उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब मुझे छोड़कर उसके साथ कैसे जा सकती है। तब मोयम से आसपास के सारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले हॉस्पिटल के बारे में पता करता है और वहाँ हॉस्पिटल में जब डॉक्टर रियो से मिलते हैं तो वो देखती है कि ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ स्योंगो के डैड काम करते हैं। उनके बारे में पूछती है तो पता चलता है कि आज उन्होंने ऑफ लिया है। तो वो फटाफट से निकलने की सोचती है। कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं जा रही हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पहले टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सुन लेना चाहिए। फिर बाद में वो जा रही होती है तो जून बाहर उसका वेट कर रहा था। पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो ये पूछ ही रहा था कि इतने में स्योंगो वहाँ आता है और रियो से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पेट में दर्द कैसा है। वो पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, किसी ने बताया। वो कहता है मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन तुम बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा था। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब जो रियो को घर चलने को बोलता है, लेकिन स्योंगो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, ये हम दोनों के बीच है, तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। तो इस पर भी दोनों में बहस हो जाती है। तब रियो कहती है कि मैं स्योंगो के साथ जाऊंगी क्योंकि मेरा घर उसके रास्ते में पड़ता है। अब ये सुनकर जून को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, जब तुम घर पहुंच जाओगे तो मुझे कॉल करना, मैं वेट करूंगा। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो जून को वो टाइम याद आता है जब रियो ने उसे अपने कैंसर के बारे में बताया था। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत डरी हुई थी। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मेरा एक फ्रेंड है जो हॉस्पिटल में काम करता है, तो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन बस तुम चिंता मत करो और कल से हम दोनों छुट्टी ले लेंगे। वो कहती है कि तुम्हारा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, तुम छुट्टी क्यों लोगे। वो कहता है कि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। प्रेजेंट में वो घर आ गए थे तो स्योंगो से गाड़ी से उतरने से मना करता है। फिर खुद उतरकर उसके लिए दरवाजा खोलता है। कहता है कि जून भी ऐसे ही करता है ना। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, तुम हमेशा मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो और अब प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और अपनी मॉम के रूम को देखकर याद करती है कि वो अपने कैंसर के बारे में अपनी मॉम को बताना चाहती थी। वो उन्हें कॉल भी करती है। तो वो कहती है कि तुम वापस कब आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए किमची बना रही हूँ। वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, तो मैं कुछ टाइम तक आपको कॉल भी नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छे से खाना पीना, अपना ध्यान रखना। फोन कर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मॉम को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाई थी और अभी भी वो उन्हें कुछ नहीं बताती। वहीं स्योंगो बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अभी भी यही सोचकर परेशान हो रहा था कि उसने जून को क्यों चूज किया, मुझे क्यों नहीं। मोयम भी वही थी, वो समझ गई थी उसकी मूड को। तो पूछती कि क्या हुआ, रियो ने फिर कुछ किया। तो वो उससे सब कुछ बता देता है। वो कहती है कि तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने जून की हेल्प क्यों ली। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है तुम्हारी आदत कब बदलेगी, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। वो कहता है कि मुझे जलन हो रही है, मैंने रियो से उसकी एंगेजमेंट टूटने का रीजन नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि मुझे उनके रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं था, मैंने उसे ये दिखाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये है कि मैं जानना चाहता हूँ हमारे बीच में उस जून को लेकर मुझे कितना गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि तुम्हें इतना डरना नहीं है, देखो डर की वजह से तुम्हारी कितनी रिंकल्स आ गई है, चेहरा देखो कैसा हो गया है। वो कहता है सच में रिंकल्स आ गए हैं। फिर बातों बातों में ये पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। तो वो कहता है कि बिना दिल के धड़कने से जिंदा आखिर कौन रह सकता है। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारा दिल उसके लिए जोर से धड़कता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब हम साथ में होते हैं या फिर वो किसी और के साथ होती है तब मेरा दिल जोर से धड़कता है। अब मोयम का दिल तो डैनो के लिए धड़कता था, इसलिए वो बस कंफर्म कर रही थी कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है। दूसरी तरफ रियो को दिखाया जाता है वो घर पर थी, तब से जून का मैसेज आता है कि अपनी मेडिसिन टाइम पर ले लेना। फिर वो मेडिसिन निकालती है, लेकिन वो ऐसी लाइफ जीकर अब तंग आ गई थी। सोते टाइम सीलिंग में स्टार देखकर सोचती है कि कैंसर का नाम कैंसर किसने रखा, इसके नाम से ये कितना डरावना लगता है, इसका नाम मून या फिर फ्लावर क्यों नहीं रखा, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। अब अगली सुबह वो तैयार होकर जाने के लिए निकल रही थी तो कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, ना उसका भाई ना उसके डैड। तब उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुकिंग क्लास लेने से मना नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज सीखना गलत नहीं होता, लेकिन उससे फायदा होना चाहिए। अगर तुम यूएस नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ रहकर एक जॉब करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तो वो कहती है कि मैंने वो सोच लिया है और कुकिंग मेरा फ्यूचर है। तो उसकी मॉम उसे जॉब करने पर जोर डालती है। वो भी गुस्से में कहती है कि मैं अब तक पागलों की तरह घूम रही थी, लेकिन फाइनली मुझे अपना डायरेक्शन मिल गया है, तो अब आप ऐसे बोल रही हो। फिर गुस्से में बाहर चली जाती है तो बाहर उसे स्योंगो मिलता है। वो कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई, मैं तो भूख से मारा जा रहा हूँ, मॉम से फिर से फाइट करके आ रही हूँ।
तो वो कहती है कि अपने काम से काम रखो, लेकिन वो उसे खाना खाने के लिए अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आता है। खाना देकर वो खुश नहीं होती, बोलती है तो मुझे ये खिलाने के लिए यहाँ लेकर आए। वो भी कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। फिर जब वो ट्राई करती है तो उसे काफी पसंद आता है। कहती है कि ये सब क्या है, ये इतना अच्छा कैसे है। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही हर किसी जगह पर थोड़ी लेकर आऊंगा, ये जगह बहुत ही अच्छी है। खाना इतना अच्छा था कि वो जल्दी जल्दी खाने लगती है कि अचानक से उसे पेट में दर्द होने लगता है। को पूछता है कि क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है। तो वो कहती है नहीं, मुझे कुछ और खाना है। फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। उसने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ खाया था, इस वजह से उसे पेट में दिक्कत हो गई थी। फिर डोंगजिन को दिखाया जाता है, उसे किसी का मैसेज आता है कि उसे किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है कि तो मेरी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अपनी बहन के लिए कहता है कि तुम देखो अब मैं कैसे सक्सेस होता हूँ। फिर उन्हें रिप्लाई करता है कि मुझे क्या करना होगा। नेक्स्ट स्योंगो की मॉम को देखते हैं, वो अपने पुराने फोटो एल्बम देख रही थी। उसमें स्योंगो, उनके हस्बैंड और रियो की फोटोज थी, लेकिन उनकी खुद की एक भी फोटो नहीं थी। कि अचानक से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन का कांच टूट गया था। वो देखने के लिए उसके पास आती है कि तभी उनके हस्बैंड आ जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींचकर हीरो के जैसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वो कहती है नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम दूर रहो, तुम्हें चोट लग सकती है, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। फिर साफ करने के बाद जब उनके पास आते हैं तो वो नोटिस करती है कि उनके पैरों में चोट लगी थी, खून निकल रहा था, इसलिए वो उनके पैर में मेडिसिन लगाने लगती है। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, पर वो कहती है कि मैं कर रही हूँ। इन सब के बाद तो वो जाने लगते हैं। तो वो कहती है कि तुम नूडल्स खाना चाहोगे। अब वो मना कैसे कर सकते थे, तो नूडल्स खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब उन्हें नूडल्स बनाते हुए देख रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे इस तरह से देखना बंद करो। वो भी सोचते हैं कि क्या इसके पीछे भी आंखें लगी हुई है जो मुझे देख पा रही है, लेकिन वो इससे भी खुश होते हैं कि मेरी वाइफ मेरे लिए नूडल्स बना रही है। थोड़ी देर में नूडल्स बन जाते हैं और दोनों खाने में लगते हैं। तब अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों हंसने लगते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी ठीक हो रहा था। उधर रियो भी वॉशरूम से बाहर आती है तो स्योंगो को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हमने खा तो लिया है, तो फिर चलते हैं। तब वो उसे एक पॉलिथीन देता है। उसे लग रहा था कि शायद इसमें और खाना होगा, लेकिन उसमें तो और भी मेडिसिन थी। वो कहता है कि हम अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे। तभी उसे कॉल आता है और वो निकल जाता है। फिर ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि म्योंग के पास वही मिल्क बोतल थी जो कि उसने रियो के लिए खरीदी थी। अब वो उसे खोले तो चिल्लाते हुए उसके पास आता है, कहता है कि इसे चुपचाप से नीचे रख दो, लेकिन वो नीचे नहीं रखता और ना ही उसे देता है। तो स्योंगो उसे छीन लेता है, कहता है कि ये सिर्फ मिल्क बोतल नहीं है, मेरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। दोनों बहस करने लगते हैं कि तभी म्योंग उस पौधे को देखता है जो कि रियो ने उसे दिया था। कहता है कि देखो ये तो सूख गया है, तुमने कहा था कि हमारा बिजनेस इस पर डिपेंड करता है, तो अब हमारा क्या होगा। ये देखकर वो फटाफट से उसे लेकर एक फ्लावर शॉप पे जाता है। उनसे कहता है कि क्या आप इसे बचा सकते हो। तो वो हाँ कहती है और उसे अंदर लेकर आती है। तब बोलती है कि लग रहा है कि बहुत ही इमरजेंसी है, तभी आप इसे इतनी जल्दी लेकर आए। मुझे लगता है कि आपने इससे काफी टाइम से बात नहीं की है। वो कहता है क्या मतलब। तो वो कहती है कि पौधे बातें कर सकते हैं, भले ही हम उन्हें सुन नहीं पाए, पर वो बताते हैं कि वो थक गए हैं या फिर भूखे हैं, और ये बता रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा ही मॉइस्चर आ गया है। वही रियो भी अपनी कुकिंग क्लास से बाहर निकल रही थी कि सामने जुन को देखकर चौंक जाती है। फिर दोनों साथ में बैठे हुए थे तो जुन कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुश दिख रही हो पहले के जैसे। फिर उसे कुकिंग स्कूल के बारे में बताता है। कहता है कि अगर तुम्हें ये करना है ये तो अच्छे से करना चाहिए। फिर ये भी कहता है कि इसके अंदर कुछ और भी है। वो देखती है कि इसके अंदर एक रिंग थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने उसे पहले प्रपोज किया था, और ये रिंग भी वही थी। वो कहता है कि तुम अपने सपनों को फिर से जीना चाहती हो ना, तो हम भी क्यों ना नई शुरुआत करें। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। तो वो उसे पहन लेती है। अब रात में स्योंगो घर आ रहा था कि तभी रियो अचानक से एक आइसक्रीम उसकी तरफ फेंकती है। वो भी एकदम से कैच कर लेता है। फिर दोनों अपने फेवरेट जगह उस प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। स्योंगो तो उससे पूछने वाला था कि तुम उस टाइम जुन के साथ क्यों गई थी, लेकिन तब तक वो एकदम से कह देती कि उसने मुझे प्रपोज किया। वो तो चौंक जाता है, कहता है क्या। तो वो कहती है कि जुन ने मुझे प्रपोज किया। अब स्योंगो को तो जुन से वैसे भी नफरत थी, तो उसे गाने देने लगता है कि वो सच में कितना कमीना है। अब वैसे भी क्या फायदा है, देर हो गई है। तो वो कहती है कि अगर देर ना हुई हो तो वो तो उसकी तरफ देखने जाता है कि ये क्या बात कर रही है। तो वो कहती है कि जब उसने दोबारा मुझे प्रपोज किया ना, तो मेरी और उसकी पुरानी यादें मेरे सामने आ गई थी। मुझे वैसा फील हुआ जब मैं उससे पहली बार मिली थी। अब ये सब सुनने के बाद तो उसे बहुत ही हर्ट होता है। कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ तब भी तुम्हें यही लगता है, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तब भी। वो कहती है हाँ तभी तो। वो कहता है कि इसलिए तुम हॉस्पिटल में मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई थी। वो कहती है हाँ, जब कोई बीमार होता है ना तो उसको चूज करता है जिसके साथ वो रहना चाहता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस बेचारे का मुंह तो रोने जैसा हो जाता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। वो कहती है तुम अभी मेरे लिए वही रोते हुए बच्चे की तरह हो, मेरी मॉम की फ्रेंड, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम मुझे लाइक नहीं करते, बस तुम्हें हैबिट है मुझसे इम्प्रेस हो और कुछ नहीं। और जैसे एक डक का बच्चा अपनी मॉम के आगे पीछे घूमता रहता है ना, तो बस मैं भी तुम्हारे लिए वही मदर डक हूँ। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत ही क्रूर हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम ऐसे कैसे कंक्लूजन पर पहुंच सकती हो, और मुझे मत बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। मुझे मेरा पता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स को लेकर कुछ भी बोलने का हक नहीं है। फिर गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट मोएम को दिखाया जाता है, वो अपने काम पर थी। वहाँ पर सब डैनो के लिखे हुए आर्टिकल को देख रहे थे, तो मोएम भी उसे देख रही थी। उसे देखकर वो स्माइल कर रही थी कि तभी उसे डैनो का कॉल आता है और वो उसे बाहर बुलाता है। फिर उसे कुछ खाने के लिए देता है। कहता है कि इसे सबके साथ शेयर करना, पर वो मना करती है। कहती है कि हम सिविल सर्वेंट हैं तो इसे नहीं ले सकते। वो कहता है कि मैं रिपोर्टर के तौर पर नहीं, तुम्हारा कलीग होने के तौर पर इसे दे रहा हूँ, और आर्टिकल लिखने में हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स, मुझे तुमसे बहुत मोटिवेशन मिली। फिर वो जाने लगता है तो इसकी टी शर्ट को देखकर मोएम का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। तो वो कहती है कि आज के बाद इसे मत पहनना, क्या तुम्हारे पास एक ही टी शर्ट है या फिर ये तुम्हारी फेवरेट है, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी खरीदूंगी। वो कहता है कि तुम क्यों मेरे लिए कपड़े खरीदोगी। तब वो उसे खाना दिखाते हुए कहती है कि हम कलीग है ना,
तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े तो खरीद सकती हूँ। फिर फटाफट से चली जाती है। तब डैनो अपनी टी शर्ट को नोटिस करता है कि तो वही वाली है। दूसरी तरफ स्योंगहो की मॉम ने वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए किसी को बुलाया था। वो बताता है कि इस चम्मच की वजह से ही गड़बड़ हुई थी। तभी स्योंगहो आता है तो उसकी मॉम वो चम्मच छुपा लेती है। कहती है कि तुम कल रात ठीक से सोए नहीं थे क्या? तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो गया है, और रात भर तुम्हारे कमरे की लाइट खुली हुई थी। वो बताता है कि मैं बिजी था। तभी से म्योंग का कॉल आता है और वो भागा भागा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। वहां पर बाकी सारे एम्प्लॉयज भी थे। तो पता चलता है कि वहां के एक लोकल आदमी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कंप्लेंट कर दी थी। उन्होंने पहले ही कंसल्ट फॉर्म में सबके साइन करवा लिए थे, लेकिन उस आदमी का कहना था कि पहले बात यहाँ पर छोटी बिल्डिंग बनाने की हुई थी, लेकिन अब बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इससे उसे धूप नहीं मिलेगी और आसमान ढक जाएगा। इससे सब परेशान हो गए थे क्योंकि अच्छा खासा प्रोजेक्ट अचानक से रुक गया था। डिस्कस करने लगते हैं कि पहले तो उस आदमी ने कुछ और कहा था, अब कुछ और कह रहा है, बातें बना रहा है, लेकिन उनके पास इस प्रोजेक्ट का एक एग्रीमेंट था। दूसरी तरफ डैनहो भी अपने आर्टिकल को देख रहा था और उसमें मोएम की फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसकी कलीग उसके कान में फुसफुसाने लगती है तो एकदम से वो स्क्रीन पर हाथ रख लेता है और मोएम की फोटो छुपाने लगता है। वे कहता है कि ये सब क्या है, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, मुझे इससे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट के लिए तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी कि तुमने आर्टिकल किसके लिए लिखा। वो ये वही पैरामेडिक है ना जिसे तुम जानते हो, वैसे काफी प्रिटी लग रही है। फिर उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर चली जाती है। उधर मोएम भी घर पर उस आर्टिकल की कमेंट्स पढ़कर खुश हो रही थी और डैनो के बारे में बोले ही जा रही थी, उसकी तारीफ करी जा रही थी। तब रियो उसके हाव भाव नोटिस करती है और कहती है कि पिछले 30 मिनट से तुम उसी के बारे में बातें कर रही हो, आखिर बात क्या है? वो कहती है कि बात यह है कि वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और वो बहुत ही अच्छा रिपोर्टर है। फिर अपनी बात टालकर स्योंगहो का टॉपिक छेड़ देती है। इससे तो रियो चुप ही हो जाती है। उधर स्योंगहो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा था और उनके पास सिर्फ 2 ही कंडीशन थी कि या तो काम को रुकना होगा या फिर उस आदमी से सेटलमेंट करना होगा। अब ये वैसे ही परेशान थी कि इन्हें एक और प्रॉब्लम मिल जाती है। जो एम्प्लॉय उस एग्रीमेंट को ढूंढने गया था ना, वो बताता है कि मैंने उसे खो दिया है, मैंने उसे किसी अच्छी जगह पर रखा था पर अब मुझे मिल नहीं रहा है। म्योंग तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इस तरह से काम करते हो। तब स्योंगहो उसे शांत करता है और उस एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हो सकता है। वो कहता है कि हमारी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। वो कहता है नहीं, तुम गलत हो, कंस्ट्रक्शन डिले होने की वजह से हमारा शेड्यूल पीछे चला जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फिर घर जाते टाइम उसे रियो की मॉम मिलती है, उसे घर ले आती है। उन्होंने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। फिर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो कहता है कि आपको कैसे पता? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया है, तुम मेरे बेटे के जैसे ही हो। तब वो कहता है कि मैंने आपको रियो की क्लास के बारे में नहीं बताया था, आप नाराज तो नहीं होना, वो उसके सच में बहुत सीरियस है, प्लीज उसे कुछ मत कहना। अब उन्हें पड़ोसियों के साथ मीटिंग के लिए जाना था तो वो चली जाती है और ये कहकर जाती है कि तुम अच्छे से खाना खाना। थोड़ी देर में रियो भी नीचे आती है तो उसे देखकर चौंक जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे कि वो यहीं पर है। तब रियो कहने लगती है कि मॉम कहाँ गई है? वो बता देता है तो वो वापस जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वो कहती है नहीं नहीं, मैं इग्नोर कहाँ कर रही हूँ। फिर पानी पीने का बहाना बनाकर फ्रिज खोलने लगती है तो उसमें बॉटल देकर कहती है कि तुमने वो जो मिल्क बॉटल खरीदी थी ना, उसको फेंक देना, मैं एडवांस में ही तुम्हें अपना आंसर दे रही हूँ कि तुम मेरे लिए फ्रेंड से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकते। उसे बुरा लगता है, कहता है कि बस तुम ये कहना चाहती हो, मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? वो कहती है नहीं, कुछ दिन तक थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, इससे हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। फिर उसे खाने का कहकर जाने लगती है तो वो कहता है दोस्ती अब वैसी कोई चीज नहीं है। उसका दिल ही टूट जाता है। रियो भी अपने रूम में आती है, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सर्जरी के बाद उसके पेट का 70% पार्ट निकाल दिया गया था, इसलिए उसे खाने में दिक्कत हो जाया करती थी। लेकिन फिर भी वो और जून साथ में बहुत खुश थे। उसने जल्दी सब रिकवर कर लिया था, इसके लिए उसने काम से 1 साल की छुट्टी भी ली थी। लेकिन जब वो ठीक हो गई थी तो काम फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन ऑफिस से भी उसे स्ट्रेस मिलने लगा, उसका कलीग उससे काम करवाता था और फिर पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। इससे वो फिर से परेशान होने लगी, उसे डिप्रेशन होने लगा। जून उससे साथ में बाहर चलने के लिए बोलता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन वो मना कर देती है। उसे घर में अकेले ही रहना पसंद था और जॉन ने उसे चीट नहीं किया था, बल्कि वो उस टाइम अपनी एक कलीग की आंखों में लेंस लगा रहा था, जिसे रियो ने गलत समझ लिया था। उसने उस पर शक किया, इसलिए जॉन उस पर नाराज हो रहा था। ऊपर से वो ऐसे ही वहाँ चली आई, इसलिए उसे अपनी कलीग के सामने एम्बैरेस होना पड़ा था। तो वो कहते हैं कि मैं इस कंडीशन से गुजर रही हूँ और तुम वहाँ पर पार्टी कर रहे हो, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। अब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था रियो को खुश रखने के लिए, लेकिन उसकी बीमारी तो ठीक हो गई थी पर डिप्रेशन की वजह से उसे और परेशानी हो रही थी। उसके लिए वो अपना काम, अपने दोस्त, अपना एंजॉयमेंट सब कुछ छोड़ रहा था। वो तंग आ गया था, इसलिए उसे पता नहीं क्या क्या सुना देता है कि वो खुद तो डूब रही है, साथ में उसे भी डुबा रही है। इस वजह से रियो ने उससे एंगेजमेंट तोड़ दी थी और अभी जॉन ने उसे फिर से प्रपोज किया था तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता भी है कि तब मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने वो सब कह दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि तुमने सच में अपना बेस्ट दिया था, मेरे लिए वो काफी है, लेकिन अब मैं भी एकदम फ्री रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा मौत के करीब रहूंगी, मुझे स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती। उसे डर था कि उसके साथ अब पता नहीं क्या होने वाला है, इसी वजह से वो स्योंगहो को खुद से दूर करना चाहती थी। अगले सीन में डैनो को दिखाया जाता है, उसकी मेट को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। तब युनजू मोएम के साथ रुकने को बोलती है, लेकिन उसे भी जरूरी काम था, तो वो एक आइडिया देती है। उसे अपनी मॉम के ऑफिस छोड़ देती है जहाँ पर उनकी बाकी फ्रेंड्स भी थी और युनजू भी काफी समझदार थी, तो उनके साथ जल्दी घुल मिल जाती है। और वहाँ डोंगजिन प्रमोशन के चक्कर में प्रोडक्ट की फोटो खींच रहा था, तो उसके ट्रेनर से देख लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अनवेरिफाइड प्रोडक्ट लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें किसी की हेल्थ की चिंता नहीं है, अपना काम छोड़कर यहाँ पैसे कमाने के लिए सब कर रहे हो। इसलिए वो गुस्सा हो जाता है, उसे जाने को बोल देता है।
दूसरी तरफ स्योंगहो ने उस आदमी से सेटलमेंट कर ली थी। तब वो कलीग आता है जिसने वो डॉक्यूमेंट खो दिया था। वो अपना रेजिग्नेशन देता है, कहता है कि मैं अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। म्योंग तो उसे जला देता है और तब स्योंगहो कहता है कि इसमें हमारी गलती थोड़ी है, तुम हमारे एक बहुत ही कीमती एम्प्लॉय हो, हमारी कंपनी की प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इस गलती से बस तुम्हें सबक लेना चाहिए। अब स्योंगहो को काम का स्ट्रेस तो था, साथ में रियो की अलग से टेंशन थी, इसलिए वो बीमार हो गया था। लीना पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ले रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जैसे ही वो खड़ा होता है तो फिर बेहोश हो जाता है। तब उसकी आंख खुलती है घर पर। वो याद करता है कि जब उसकी मॉम काम से बाहर जाया करती थी, वो बीमार रहता था, उस टाइम रियो हमेशा उसके साथ रहती थी। दूसरी तरफ डैनो योंजू को ले जाने के लिए मोयम के घर आता है, लेकिन वो उसके रूम में सो रही थी। तब मोयम उसे सोता हुआ देखकर कहती है कि कितनी प्यारी लग रही है ना, काश ये मेरी बेटी होती। फिर कहने लगती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब वो बहुत ज्यादा प्यारी है। तब डैनो मोयम की फोटोज देने लगता है और उसकी बचपन की फोटो देखकर कहता है कि तुम कितनी क्यूट थी। वो भी कहती है कि तुमने मुझे क्यूट कहा। इससे वो भी चुप हो जाता है, कहने लगता है कि जानवरों और इंसानों के बच्चे बचपन में सच में बहुत क्यूट होते हैं, और बात इधर उधर घुमा देता है। उधर स्योंगहो को होश आता है। वो देखता है कि रियो वहीं पर सो गई थी। फिर उसे ब्लैंकेट उड़ाने लगता है तो वो उठ जाती है, बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे रूम में कैसे घुस गई। वो बताती है कि म्योंग ने मुझे बताया कि तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हारे घर पर भी कोई नहीं था, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तो भी नहीं बताऊंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले कुछ खा लो, और फ्रिज में चेक करने के लिए चली जाती है। तब स्योंगहो उसके बैग को देखता है जिसमें उसकी हॉस्पिटल रिपोर्ट थी। उसे पता चलता है कि रियो को स्टमक कैंसर है, लेकिन उसे यकीन नहीं आता कि इतने में वो आ जाती है और उसके हाथ में रिपोर्ट देखकर चौंक जाती है। वो पूछता है कि ये क्या है और इसमें तुम्हारा नाम क्यों लिखा हुआ है। वो तो नॉर्मली कहती है कि अरे रिपोर्ट ही तो है, लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसे रखने लगती है तो वो कहता है कि इसलिए तुम वापस आई थी। वो कहती है मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। मैं पहले बीमार थी, लेकिन अब एकदम ठीक हूँ। लेकिन उसे तो बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, कहता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती हो, जरा सा भी फ्रेंड नहीं मानती हो। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसे ही बोलोगे। फिर उसे रेस्ट करने का बोलकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आने को बोलती है और चली जाती है, लेकिन वो नीचे उसके पीछे आता है, उसे रोकर कहता है कि मुझे बात करनी है। वो कहती है कि बाद में बात करेंगे। तब वो कहता है कि कब बाद में, तुम कब तक ये छुपाने वाली थी, तुम्हें पता है ना स्टमक कैंसर की सर्जरी कितनी खतरनाक है, तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं। उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतने में दोनों की मॉम वहाँ आ जाती है। रियो की मॉम कहती है कि मैंने सुना किसी को कैंसर है। फिर चिल्लाते हुए कहती है कि किसे है। रियो उन्हें देखकर रोने लगती है, वो समझ जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। रियो भी फूट फूट कर रोने लगती है। वो इस बारे में सबसे पहले स्योंगहो को बताना चाहती थी, अपनी मॉम को ऐसे ही टाइट गले लगाते हुए रोना चाहती थी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।